धन्यवाद और सभी को प्रणाम। मित्रों, आज का जो विषय है अपने आप में एक पूर्ण विषय है। हमें जो चर्चा के लिए विषय अलॉट किया गया है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके मौजूदा पहलू। अगर इसके आयाम को देखा जाए तो इसके बहुत ही सारे भाग हैं जिनके ऊपर गहराई से, और वो अपने आप में एक पूर्ण विषय है जिनके ऊपर गहराई से विचार भी किया जा सकता है और चर्चा भी की जा सकती है। खासतौर से अगर हम आकलन करें अगर भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की, तो इस समय जो संपूर्ण रूप से अगर ये देखा जाए और माइक्रो लेवल में अगर जाया जाए तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें ऐसा आभास होता है कि हम लोग नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। थोड़ी परिस्थितियां संवेदनशील भी दिखाई देती हैं, थोड़ी सी हास्यास्पद भी हैं और थोड़ी सी चिंताजनक भी है। अगर हम देखें अपने समाज को, क्योंकि समाज से ही देश बनता है और राष्ट्र बनता है, तो अपने समाज को देखें तो हमारे यहाँ दो डिस्टिंक्ट, बहुत ही अलग अलग दो ग्रुप दिखाई देते हैं। एक वो जो समाज, देश, राष्ट्र, उनकी गतिविधियों से राष्ट्र हित में काम नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्र का इंटरेस्ट उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। और दूसरा ये ग्रुप है जो अपने हर एक्शन से, अपने हर कार्य से यह जरूर देखता है कि उसका राष्ट्र हित है कि नहीं, देश हित है कि नहीं, उसके समाज का हित है कि नहीं। अगर इस पूरी परिचर्चा में हमने स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि जो युवा वर्ग है हमारा, उनका जो मस्तिष्क है वो काफी संरचनात्मक और कार्यात्मक होता है। इनके दिमाग में नए नए विचार और अच्छे विचार आते हैं जो आगे चल के फ्यूचर में हमारे देश के भविष्य के निर्माण में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे तो राष्ट्र के निर्माण में सभी नागरिकों का उतना ही सहयोग है, लेकिन जब आती है युवाओं की बात, तो उस समय हम ये देखते हैं कि इनकी भागीदारी बड़ी अनोखी है। क्योंकि शुरू से लेके अब तक, प्राचीन काल से लेके अब तक अगर देखा जाए, तो राष्ट्र के हित की बात सोचने वाला वैसे तो काफी लोग हैं, लेकिन दो कदम आगे बढ़ के उसकी रक्षा के लिए ज्यादातर युवा वर्ग ही आता है, जो आगे चलकर देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहूंगा कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, अगर नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो। इसी के साथ मैं आवेदन करूंगा प्रोफेसर रामा राजू जी का, जो आज के मुख्य वक्ता जो हैं हमारे डॉक्टर टी.एन. झा जी, उनके बारे में कुछ हमको बताएं। नमस्कार कर्नल साहब, नमस्कार सब लोगों को, धन्यवाद और नमस्कार। मेरा नाम है अच्युत रामराजू, मुझे रामराजू कहते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम करता था। रिटायर हो गया हूँ, सेवानिवृत्त हुआ 2019 में। और मुझे मेरा सौभाग्य है आज मुझे डॉक्टर तेज नारायण झा साहब का इंट्रोड्यूस करने का, कुछ उनके बारे में कुछ बात करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं। और मैं तो इधर, मैं आंध्रा में हूँ। इधर अभी मैं उठाया और फैन चालू किया। देश का देखिए कितना ज्योग्राफिकल वेरिएशन है। इधर गर्मी पड़ रहा है, उधर सर्दी पड़ रहा है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल कंट्री विथ ऑल टाइप्स ऑफ वेदर कंडीशंस। एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर झा साहब और myself, 1978
78 और 82 के बीच में हम दोनों दिल्ली में पीएचडी करते थे। मेरा सीनियर थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर झा साहब। एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, NCIR, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसमें हम दोनों पीएचडी करते थे। ये मेरा बड़ा भाई है, मैं जूनियर था उनका 3-4 साल। सो मैं उनको आई ट्रीट हिम लाइक मेरा बड़ा भाई मानता हूँ और मेरा गुरु भी मानता हूँ उसको। और झा साहब बिहार के मधुबनी जिला के बिलोंग करते हैं और डॉक्टर साहब डेवलपमेंट बैंकिंग क्षेत्र में बहुत मशहूर हैं। वो नेबार्ड में जनरल मैनेजर के रूप में रिटायर हुए थे 5-6 साल पहले। और डॉक्टर साहब इधर BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MA इकोनॉमिक्स किए थे 1973 में। उसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में JNU में MPhil और PhD करने के लिए आए थे। उस समय हम दोनों NCIR में रिसर्च फेलोज के रूप में काम करते थे। और डॉक्टर साहब का PhD बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत मुश्किल टॉपिक था। डॉक्टर झा साहब का टॉपिक था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पर। उसको नापना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को नापना इतना आसान नहीं है। बात करना आसान है, बट नापना, उसके एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। उसके वेरियस पहलू, वेरियस डायमेंशंस को एनालाइज करना ये बहुत मुश्किल चीज है। डॉक्टर साहब ऐसे टॉपिक पर PhD किए थे। वो डॉक्टर साहब को 2 गाइड होते थे। एक हमारा डायरेक्टर जनरल साहब IZ भट्टी साहब, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट और हमारा डायरेक्टर जनरल साहब होते थे। और दूसरा गाइड उनके प्रोफेसर प्रेमी होते थे JNU में। सो डॉक्टर साहब मजाक से कहते थे, मेरा हालत ऐसा है कि एक पत्नी और 2 पति के हालत है मेरा, दोनों पतियों को खुश रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो क्योंकि दोनों पतियों को, दोनों गाइड्स को सेटिस्फाई करना, खुश रखना इतना आसान नहीं है। और डॉक्टर साहब उसके बाद डॉक्टर झा साहब ने उधर से एग्रो इकोनॉमिक सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर ऑर्गेनाइजेशन एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में इकोनॉमिस्ट के रूप में भर्ती हुए थे। उधर काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने नेबार्ड में अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट के रूप में भर्ती हो गए थे। और इधर डॉक्टर साहब ने काफी पॉलिसी रिसर्च और नोट्स बनाना, ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट बैंकिंग को लागू करना, ये सब बड़े अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वो करते थे। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द इनोवेटिव नेशनल प्रोजेक्ट्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ढांचे को बनाना, और ये सब चीज करते थे। एंड he received training in development banking and in terms of in internal and external organizations, institutions. डॉक्टर साहब ने नेबार्ड में GM के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पाटना में PG स्टूडेंट्स को, MA स्टूडेंट्स को, PhD स्टूडेंट्स को डॉक्टर साहब मैक्रो डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रेरियन रिलेशंस का पेपर पढ़ाते थे। उसके बाद डॉक्टर साहब का रुचि काफी है इसमें, रिसर्च में लिखने में, रिसर्च करवाने में, गाइड के रूप में भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है। हम तेलुगु में इधर बचपन में सीखते थे, बिहार का दुखदायिनी 2 नदियां हैं। एक है दामोदर नदी, दूसरा नदी कोसी नदी। तो डॉक्टर साहब ने इस टॉपिक पर बिहार के दुखदायी नदी कोसी पर एक किताब भी लिखे थे डॉक्टर साहब ने, वो पब्लिश हो रहा है। और बिहार सरकार के सलाहकार के रूप में डॉक्टर साहब काम किए थे। He prepared a report on understanding the efficiency of land use pattern in Bihar, a regional and time series analysis. बिहार के जो जमीन को कैसे यूज करना है, उनका लैंड यूज पैटर्न पर भी डॉक्टर साहब बिहार सरकार को एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में काम करते थे। और डॉक्टर साहब ने काफी रिसर्च पब्लिकेशंस, किताब भी छापे थे। और डॉक्टर साहब अभी 71-72 वर्ष के नौजवान हैं। He is quite young and quite energetic at the age of 72 also. हमारा संस्था यूथ फॉर नेशन में काम करते हैं अभी हमारे साथ। उनका नौजवान पीढ़ी को राष्ट्रीय था
और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण के बारे में ट्रेनिंग देना चाहते हैं और इंस्पायर करना चाहते हैं। सो मेरी सौभाग्य है डॉक्टर साहब को इंट्रोड्यूस करना, उनके बारे में कुछ शब्द बोलने का मौका दिया अरविंद जी को और यूथ फॉर नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मैं आभारी हूँ। और मेरा हिंदी में कुछ गलतियां हो तो माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर टी.एन. झा सर। मैं अपनी बात आप सबों को नमस्कार करते हुए और प्रोफेसर रामाराजू को धन्यवाद देते हुए शुरू करना चाहूंगा। प्रोफेसर रामाराजू मेरे लिए इतने सहज ढंग से मेरी इतनी तारीफ कर दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, थोड़ा सा मैं लज्जित भी हुआ। मैं उतना नहीं हूं जितना वो कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूं अपने देश में इतने बड़े बड़े विद्वान लोग और कर्मठ लोग, तो उनके सामने मैं अभी भी कुछ अपने को देख एकदम छोटा पाता हूँ। इस तरह से उनका भाषा का इस्तेमाल करना मेरे लिए थोड़ा सा मैं असहज महसूस कर रहा था। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और शुरू करते हुए हम चतुर्वेदी जी, तिवारी जी, अरविंद जी, तमाम कॉलेज के प्राचार्य और प्रिंसिपल साहब सब, और हमारे मित्रों और स्टूडेंट्स लोग, हमारी फोटो आ जाएगी। मैं शुरू कर रहा हूँ। यूथ फॉर नेशन की बात तो हमारे मित्रों ने ऑलरेडी कह दी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मौलिक पहलू पर आप एक परिचयात्मक रूपरेखा अगर आप इन बच्चों के सामने में रखें तो बेहतर होगा। और मुझे भी ये टॉपिक अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि हम अक्सर राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते, लेकिन ये हमारे भावी पीढ़ी के बच्चों की जानकारी इसके बारे में और उसकी सजगता कितनी है, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते कि उनको हम कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी जितनी उनके साथ इन मुद्दों पर मुफात क्या कहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका भी ज्ञान और स्टॉक ऑफ नॉलेज उतनी अधिक होंगी। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आपके लिए अपने विषय से अलग होकर के, मैं मूल रूप से अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन मैं इस चुनिंदा विषय पर बात करने के लिए मैं भी उत्सुक हुआ, क्योंकि उस क्रम में मैंने भी कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने भी खुद जानकारी बांटी। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ तिवारी जी की तरह, एडमिरल चतुर्वेदी की तरह, या और तमाम जनरल चतुर्वेदी, एडमिरल पुरी, ये सब जितने लोग हैं इनकी तरह तो नहीं बात कर सकता, लेकिन जो कुछ भी समझ पाया मैं अपनी बात अब कहना शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जब हम करते तो मूल रूप से इसका अर्थ राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा से ही लिया जाता है। राष्ट्र का मतलब और राज्य का मतलब थोड़ा हम लोग समझें। राष्ट्र एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भूत वर्तमान का जो एक प्रारूप बनता है उसको हम, और उसमें इमोशन भी जुड़ता है, इसको हम राष्ट्र कहते हैं। और राज्य क्या है? राज्य मूल रूप से एक सॉवरेन यूनिट है जिसकी एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है। और पढ़ाई हुई है या ना, यहाँ स्कूल है ना। तो मैं कह रहा था कि जब कभी भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते तो हम इसका आशय मूल रूप से राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के ही संदर्भ में करते हैं। अब इसके कौन कौन से घटक हैं? तो
नागरिकों की सुरक्षा करना, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना, और देश के जितने संस्थाएं हैं, मूल रूप संस्थाएं, पर इसमें बाद में आऊंगा, इन घटकों की रक्षा करना या उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ये मूल रूप से इनके घटक बनती है। और किसकी ये दायित्व बनती है? आम धारणा है और जनरली देखा भी जाता है कि जो सरकार रहती है उसका ये दायित्व बनता है कि हम इन राष्ट्रीय सुरक्षाओं की जिम्मेदारी सरकार अपने पे लेती है और करती भी है, और इसमें मूल रूप से वही प्रोमिनेंटली दिखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप मानेंगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम तमाम नागरिकों की भी उसमें कोई न कोई दायित्व बन जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा का भार लेने में। ये कर्तव्य बनता है और हम सब के सब अलग अलग रूप में अपना कर्तव्य का परिचय भी देते हैं। दिखता है कि हम लोग कितने अपने राष्ट्र की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। अब जब देश के विरुद्ध खतरा पैदा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयास, जब देश के विरुद्ध कोई खतरा उत्पन्न होता है तो हर देश अपने अपने ढंग से, अपने सामर्थ्य से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी उनकी उस हिसाब से उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आप अक्सर देखेंगे दो देशों के बीच में टकराहट के कारण जो असुरक्षा का भाव पैदा होता है और असुरक्षा सामने में दिखता है, मूल रूप से उसका स्रोत होता है दो देशों के बीच, या पड़ोसी हो या दूर के कोई दूरस्थ देश हो, उनके नीतियों में टकराव के कारण। और उस टकराव के कारण कहीं न कहीं ये शुरुआत होती है, और अगर टकराहट उस क्रम में बनता है तो युद्ध की परिस्थिति भी बनती है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। अगर एक देश दूसरे देश के प्रति सौहार्दपूर्ण और शांतिप्रिय नीति बना के रखता है तो ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है। हम एक दूसरे को एकोमोडेट करते हुए, एक दूसरे को सम्मान करते हुए, और हम साथ साथ विकास की जो गति है या विकास की जो अवधारणा है या विकास की जो एक प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने में हम सब मिल करके रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि एक देश के विकास और दूसरे देश के विकास कहीं न कहीं एक कन्फ्लिक्टिंग दिखता है। मैं इस पर बाद में आऊंगा। और फिर ये कहीं न कहीं स्रोत बन जाता है एक दूसरे को दूसरे देश के प्रति उस तरह का भाव पैदा करने में, शो डाउन करने में, या उनके नीतियों के विरुद्ध बात करना, या उनके ऊपर में कहीं न कहीं एग्रेसिव होकर के बात करना, ये स्थिति को पैदा करता है। अब हम किन मापदंडों या मानदंडों के आधार पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाते हैं, जरा इसको अंडरलाइन किया जाए। सबसे पहली इसमें बात आती है कूटनीति की, जिसको हम अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं। एक शांति के समय हो या युद्ध के समय हो, दोनों स्थिति में हर देश एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंध बना के रखता है। उनके यहाँ पर अपने टीम ऑफ स्टाफ होते हैं एक दूसरे देश में, और उनके माध्यम से एक दूसरे के नजदीक आने का, उनको समझने का और आदान प्रदान करने की बात होती है। तो एक कूटनीतिक पॉलिसी या कूटनीतिक चाल या कूटनीतिक दृष्टिकोण बहुत तय करता है कि किस देश के साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे। अब दूर न जाएं, हाल फिलहाल में ही अपने ही देश में जिस कदर कूटनीति के अस्त्र मतलब एक वेपन के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं,
कितनी शानदार ढंग से इन्होंने अपने कूटनीतिक नीतियों को चलाकर एक दूसरे देशों के साथ जब संबंध बनाकर, और हमने कोशिश की दुनिया के अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में लाने का। एक दुनिया का जनमत हम अपने किसी भी बिंदु पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कूटनीति के कारण हमारे जो अपने देश की जो एक नीति, सुरक्षा नीति कहें या अपनी अन्य नीति जो रहे, उसको हम अन्य देशों तक बखूबी पहुंच पाए हैं। और कूटनीति के एक अलग अलग है, मैं उस पर नहीं ले जाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही परिचयात्मक ही रूप ढंग से पेश कर रहा हूं, तो कूटनीति पर मैं इतनी बात कहूंगा। अब दूसरी बात आती है, अक्सर आप देखेंगे कि एक इनडायरेक्ट वार का रूप भी देखेंगे। जब एक दूसरे देश के बीच संबंध अच्छे नहीं होते या उनको शट डाउन करने की कोशिश करते या उनके ऊपर छद्म वार करते हैं, तो उन्होंने बड़े ही एग्रेसिवली आतंकवादी यानी टेररिस्ट के रूप में एक अटैक करने की भी, तो टेररिज्म एंड टेररिस्ट भी एक इनका आज एक माध्यम बनता है एक दूसरे के ऊपर में। इसको हम कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट अटैक के रूप में भी लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि अपने ही देश में दूर तो जाएंगे, दूसरे देशों में भी इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो टेररिस्ट पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना, मकसद क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करना, नागरिकों पर अटैक करना या इंडस्ट्रियल या और भी आर्थिक गतिविधि है उसको वीकेंड करने की जो प्रयास करते हैं, इस टेररिस्ट अटैक, मनोबल को तोड़ना, इस तरह की तमाम बातों को देखते हुए ये लोग आज टेररिज्म के माध्यम से अपने एक दूसरे देश के विरोध में ज्यादा खड़े दिख पा रहे हैं। दूसरा है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू इस सेंस में कि एक हर देश अपने जनमानस या अपने कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करता है। धरती में इस पूरे विश्व में आप देखेंगे हर देश के अपने पॉलिटिकल सिस्टम, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र है, कहीं जनतांत्रिक पद्धति है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं कम्युनिस्ट की रूल है, कहीं पर कुछ है। इस तरह से आप देखें कहीं राजशाही है। ये सब पॉलिटिकल सिस्टम के अनेक रूप है, हर देश में अनेक अनेक रूप है। तो अभी जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और जन गणराज्य की जो एक आधार बेस है पूरे विश्व में सबसे अधिक दिखता है। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो हमारे देश में जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया और दूसरे देश ने अलग किया हुआ है, तो ये राजनीतिक टकराहट भी एक कहीं ना कहीं टेंशन को पैदा करता है। एक देश चाहता है कि नहीं, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम ओवरटेक करते हुए अपने मन लायक सिस्टम को हम लागू करें। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे देश के बीच में भी टेंशन पैदा करता है। बेसिकली ये एक आइडियोलॉजिकल, आप कहना नहीं होगा कि कम्युनिज्म के जो फैलाव या और भी बहुत है, एक आइडियोलॉजिकल फैलाव की जब बात आती है तो उसमें आप देखेंगे कहीं न कहीं उनका एक कम्युनिस्ट कंट्रीज की एक फोर्थ इंटरनेशनल, अब इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, उन लोगों का एक खास उद्देश्य रहता है कि हम अपने कम्युनिस्ट कंट्रीज, अपने इस विचारधारा की सरकार को दुनिया के हर कोने में फैलाऊं। तो इस तरह के पॉलिटिकल टकराहट, राजनीतिक टकराहट भी एक कारण बनता है। सबसे बड़ी बात आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण, टकराहट का जो कारण आपको दिखेगा या असुरक्षा का जो भाव पैदा होता है दो देशों के बीच में, वो आर्थिक मुद्दा। मूल रूप से आप देखेंगे कि किसी भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो या द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो या अभी भी कंटेम्परेरी सिचुएशन में आप देखेंगे, बेसिकली हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे
आर्थिक कारण ही इंड्यूस करता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब दो देशों के बीच में व्यापार, हम इस देश में व्यापार बढ़ाएंगे, दूसरे देश को अपने व्यापार के कंट्रोल में लेंगे, तो 4 देश वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो हम इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करें कि हम कंट्रोल करें। इस पूरे क्रम में ये जो आप देखेंगे कि ये जो एक दूसरे देश के बीच में जो टेंशन व्याप्त होता है, फैलता है, वो विजिबल है। जैसे आज खुले तौर पर मैं कह सकता हूँ, चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी इकोनॉमिक आर्थिक ताकत है, आपको मालूम है कि उनकी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी उस इकोनॉमी की है। इन्होंने एक्सपोर्ट अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैदा किया और पूरे ग्लोबल मार्केट में इन्होंने बड़ी तेजी से अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाया है और उससे उनकी इकोनॉमी की आमदनी बढ़ी है। वो चाहते हैं कि हम हर देश, विश्व के हर कोने में उनका प्रोडक्ट पहुंचे। अब उनका पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनका पहुंचेगा तो हम भी, भारत भी चाहे या दूसरा देश भी चाहे कि हम किसी न किसी रूप में अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ावे और हम अपनी भी आमदनी बढ़ावे। तो इस क्रम में भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का जोर बढ़ता है और असुरक्षा भी बढ़ता है। टेंशंस का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। तीसरे में आप देखेंगे कि आर्थिक में एक और होता है कि आप जैसे कि आप देखें कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में या एक क्षेत्र में कितनी अधिक है, किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज है, और उस नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रैब करने के लिए हम दूसरा देश कोशिश करता है कि इस भूभाग को हम अपने कैप्चर में करें, अपने भाग में लें। इनडायरेक्ट, जैसे कि आप देख लें कि अभी चीन और इंडिया के बीच का एक सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है वो है हिमालय के अंदर छुपे हुए इतनी बड़ी रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज में एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कि जल परियोजना, इतनी पानी की इतने प्रचुर मात्रा में है, उस पानी का सदुपयोग खेती बाड़ी से लेकर के और शहर बसाने से लेकर के और उससे बिजली पैदा करने तक और नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम भी बनाने का इतनी सारी उनकी है। तो कोशिश करता है कि हम कहीं न कहीं इन रिसोर्सेज के, वाटर रिसोर्सेज पर किस कदर हम अपने कंट्रोल में ले। और एक हमारे बीच टेंशन का एक मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी हो या इवन जमुना गंगा का भी जो है बहाव, बहुत सारी बातें हैं, आप देखेंगे कि ये भी एक कारण बनता है और कोशिश करते कि हम उस भूभाग को अपने तरफ खींचे। अब कहना न होगा कि हर राष्ट्र अपने रक्षार्थ, सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग अपनी बल का स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए अपने सुरक्षात्मक कदम उठाते। आप इसमें कहना नहीं होगा अपने सैन्य बल, सबसे फ्रंट लाइन तो अपना सैन्य बल है। ये आप थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, ये 3 अंग मिल करके हमारी सुरक्षा के लिए प्रहरी के रूप में 24 घंटा खड़े रहते हैं। और इनके शौर्य की जितनी तारीफ करूं, जितना वर्णन करूं, वो शायद कम ही होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो उनके अलग अलग कदम, ठोस कदम उठाते हैं, उसमें सबसे प्रमुख होता है सैन्य बल। अलग अब उनके अस्त्र शस्त्र, उनको आप अस्त्र देंगे तभी वो हमें सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। और अस्त्र शस्त्र की होड़ में हम कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हर राष्ट्र अपने को आधुनिक से आधुनिक अस्त्र शस्त्र एक्वायर करते हुए अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करता है और कहीं न कहीं हम सक्षम भी होते हैं अपने दुश्मन को काउंटर करने के लिए। और जैसा कि हमने कहा, इसको सप्लीमेंट करने के लिए कहीं न कहीं कूटनीति का, जैसे हमने कहा
कि हमारे कूटनीति भी उस तरह के बनाए जाते हैं कि अपने पॉलिसी और कूटनीति के अलग अलग औजार आप का इस्तेमाल करते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि आप भेद तंत्र आपका कितना इंपॉर्टेंट है। भेद तंत्र मतलब हमारे दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या करने का प्लान बना रहा है, उनके क्या क्या इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ रखे हैं, ताकि हम उसका प्रतिकार कर सके। ये भेद तंत्र भी एक इम्पोर्टेंट सुरक्षा का, एक बहुत ही राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। और हम इसमें जितने अग्रणी रहेंगे, दुश्मन के मूव से पहले ही हम उस पे अपनी प्रतीकात्मक या उसके रोकने के लिए हम कदम उठाएंगे। तो मूल रूप से उससे भी बड़ी बात होती है आज की तारीख में एक साइकोलॉजिकल वार, मनोविज्ञान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मनोविज्ञान से मतलब है कि हम उस राष्ट्र के, अपने राष्ट्र की छवि हम कितने पॉजिटिविटी के ढंग से उठाते और उनके करतूतों को हम कितने उजागर करते हुए उनके ऊपर में हावी होते। तो एक ये इसके अलग अलग तौर तरीके हैं। प्रचारात्मक तंत्र एक अलग तरीका है, और हम अपने वैचारिकता में अब कितने मजबूती से अपनी बात कह पाते हैं, ये सब तरह से इसके अलग अलग आयाम हैं। अब आपसे कहा कि इसके कारक में मूल रूप से भौगोलिक अवस्था है। हमारे जैसे इंडिया का ले लें, इंडिया की फैलाव पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में कितनी भिन्नता है। एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर पहाड़ है, और पहाड़ों में भी चिली को सत्यम बस मुझे लगता है कि एक तरफा ज्यादा हो गया है, बच्चों को बेचैनी हो रही होगी। हम अब जल्द ही इसको कंक्लूड करते हुए आप लोगों के बीच भी इंटरैक्ट करेंगे। थोड़ा सा और समझदारी बना ले तो अच्छा रहेगा, बस कुछ एक मिनट की ही बात है। तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के कारकों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके देश की जो ज्योग्राफिकल नेचर क्या है और ज्योग्राफिकल फैलाव क्या है, उसके साथ साथ उसकी जनसंख्या भी मायने रखती है। जनसंख्या में सिर्फ नंबर ही नहीं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। आपके मैन पावर की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, ताकि हम, जिसे आपने गलवान में देखा, उनके कितने लोग थे, हमारे कितने लोग थे, और क्या सर्च का परिचय दिया। और हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत थे, फिजिकली भी उनसे बेहतर थे, और अटैक एग्रेसिव मोड में भी हम कितने बेहतर। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि नंबर ही अपने आप में काफी नहीं होता, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में क्वालिटी ऑफ मैन पावर जो आपने गलवान में और अपने हर 24 घंटा हर समय आप अपने उत्तरी फ्रंट पे देखते, पश्चिमी फ्रंट पे देखते, आप सहज अंदाज लगा सकते हैं। फिर आपके सीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे टेंशन का एक और ऐतिहासिक ता भी रही है। आप इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरह से मैकमोहन लाइन का, इस बड़े ही, आपको उसके इतिहास में शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींचे गए, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये जो मैकमोहन लाइन जब खींचा गया तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसमें एक सीरियसनेस नहीं था, और कहीं ना कहीं बड़ी कैजुअली कहीं से कहीं खींच करके दिया। दो देश की जो एक होता है आपसी सहमति या आपसी कन्वीनियंस को न देख करके खींचा गया, और उसमें भी कहीं सुदूर से स्पष्टता से नहीं रखा गया। और ये कालक्रम में ही, ये अस्पष्टता के कारण कालक्रम में यही एक कारण बनता गया कि ये मेरा है तो ये मेरा है, ये वहां है तो ये वहां है। तो ये एक ऐतिहासिकता भी रही है इसकी एक कारक। अब इसके साथ साथ जब हम
अक्सर जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते तो हम बाह्य असुरक्षा को ही ध्यान में रखते हुए करते, लेकिन हम आज आंतरिक राष्ट्रीय असुरक्षा को उतना ही महत्व देते। आंतरिक असुरक्षा के कई आयाम हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि वॉर के कारण जिस तरह से डिवास्टेशन, बर्बादी हुई थी खास करके यूरोप में, इन लोगों ने एक ये सोचा कि इससे बाहर निकलने का जल्द से जल्द तरीका जो है उसका कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे और लोगों को मदद करने पड़ेंगे। और उस क्रम में एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया। वेलफेयर का मतलब है कि हम पहले पूरी स्टेट का रोल होता था महज कि हम अपने नागरिकों को बाहर से और भीतरी असुरक्षा के तत्व से किस तरह से हम उसका बचाव करें। अब स्टेट का रोल बहुत व्यापक हो गया है और उसमें हम अपने नागरिकों के विकास और उसके वेलफेयर की भी चिंता करते हैं और ये चिंता बहुत ही स्पष्ट रूप से और व्यापक होती दिखती है। इसके पीछे जनता का प्रेशर भी है, क्योंकि सरकार जो है अब तो जनता ही चुनती है, तो जब चुनती है तो अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। फिर 5 साल के बाद तो आप उनके पास जाएंगे तो आपको तो हिसाब देना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं न कहीं बनती है। अपने देश के अंदर में आप अगर ध्यान देंगे, इंटरनल इनसिक्योरिटीज अगर इस तरह से हम देखेंगे तो वो भी कम नहीं है और हमारी सरकार इन इंटरनल इनसिक्योरिटीज यानी असुरक्षा को भी स्वीकार करती रही है। अब आप शुरू करता हूं कि ऐतिहासिकता रूप में, अब ज्यादा दिन तो नहीं हुआ कि 60s के दरमियान अपने देश में इस कदर अकाल पड़ा कि उत्पादन ही नहीं हुआ। उत्पादन न होने के कारण अब सप्लाई रुक गया। अब रुकने के कारण भुखमरी की स्थिति हुई और वो जो उस हमारी उम्र के जो लोग हैं उसकी भयानकता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो हमारी उम्र के हैं कि गांव के गांव, एरिया का एरिया अकाल पड़ गया। 1 साल 2 साल 3 4 साल लगातार हुआ। अब एक विचित्र स्थिति हुई। PL 480 के तहत अमेरिका के तहत बड़ा ही एक फूड ने उन लोगों से हमें इंपोर्ट करके मंगवाना पड़ा और वो जो एग्रीमेंट था कहीं ना कहीं हमने अपने सॉवरेनिटी के, अपने देश के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के लिए कहीं के गौरव के खिलाफ एग्रीमेंट था। लेकिन चूंकि हमें फूड चाहिए तो फूड के लिए हमने उस समय को तत्काल में एग्रीमेंट करते हुए भी हमने बुलाया। लेकिन ये हमारे देश के नेताओं और हमारे देश के शीर्षस्थ पॉलिसी मेकर्स को अंदर से चोट किया और हम प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि हम फूड सिक्योरिटीज की जो खाद्य की जो असुरक्षा है उसको हम कैसे दूर करें। और उसके लिए 70s के शुरू होते ही हमारी सरकार ने हर तरह के प्रयास करने शुरू किए जिससे कि हमारी फूड उत्पादन हो। उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल करना, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात तो आप जानते ही हैं, किस कदर से इन लोगों ने नए आधुनिक टेक्नोलॉजी को प्रसार करते हुए हर तरह से किसानों को सहयोग देते हुए अब 10-12 साल के अंदर में अपने लायक फूड उत्पादन करने के सक्षम हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है रंग लाए हम। और आज की तारीख में आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं फूड का। जहां जहां भी जरूरत होती है हम मार्केट में उसको लोगों अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये फूड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी फूड सिक्योरिटी से 100% हम उसको हम सॉल्व कर पाए हैं। अब उससे भी बड़ी समस्या है कि गरीबी की जो एक असुरक्षा है, हम इसको भी मानते हैं, हम और हमारी सरकार इस असुरक्षा, इंटरनल अंदर ही असुरक्षा है, इसको भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू बिंदु बनाते हुए हम इन्हें भी केंद्र बिंदु में ला करके, जैसे कि हम
हमारे यहाँ गरीब, अब गरीबी तो एक दो तरह के गरीबी की माप है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि क्या हम अपने नागरिकों को जिंदा रहने के लिए कम से कम जो खाने की जरूरत है, जो दिन में कहते हैं कि उस समय कहा गया कि कम से कम एवरेज 2400 कैलोरी इंटेक एक आदमी को खाने की जरूरत है, और उस 2400 कैलोरी इंटेक के लिए क्या हम अपने उत्पादन कर पा रहे हैं? और उसको उन्होंने देखा कि उसको गरीबी रेखा मानते, उसको वैल्यू टर्म्स में ट्रांसलेट करते हुए और पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने एक कहा और देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2400 कैलोरी इंटेक भी अपने डेली के आमदनी से या डेली के खान पान से हम उतना जोड़ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार ने आंतरिक, जब तक हमारे पूरे समाज मजबूत नहीं होगा तो हम बाहर बाह्य सुरक्षा असुरक्षा से नहीं लड़ पाएंगे। इस क्रम में हमें गरीबी की असुरक्षा से भी लड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ठोस कार्यक्रम बनाए और हम अभी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं और बहुत हद तक हम लोगों ने उस एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम था उससे हम बहुत हद तक आगे बढ़ पाए, लेकिन अभी भी चैलेंजेस कम नहीं है। लेकिन अब आइए, अब मानेंगे कि कहीं न कहीं अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छे मैन पावर क्वालिटी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे भोजन, कुपोषण, जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे कि एक कुपोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैन पावर की क्वालिटी यही तय होगी कि आप कितने स्वस्थ भोजन करते, कितने पोषित भोजन करते। अपने देश में अभी भी आप देखेंगे कि कहीं नहीं कुपोषण की शिकार एक बहुत बड़े क्षेत्र में है, बहुत बड़े हिसाब क्षेत्रों में। हमारी सरकार इस कुपोषण की सिक्योरिटी को लड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं। आपने देखा होगा मातृ सुरक्षा के लिए, मातृ या बच्चों के भोजन के लिए स्कूल में, घर के बाहर, घर में, या मातृ क्या कहते हैं इसको, जन माताओं के लिए अलग अलग किस्म के आहार प्रदान देने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। कहने का मेरा ये मतलब कि हम आंतरिक असुरक्षाओं के भी जो अलग अलग पहलू हैं अपने आंतरिक सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करने के लिए इसको भी एक वार के रूप में, एक अंदरूनी लड़ाई के रूप में इसको भी लेते हुए, और हमने हमेशा प्रयत्नशील होते हुए और मैसिव इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्षेत्र में किया है। मैं कहता हूं कि आज आप लोगों का मैंने इतना टाइम लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच भी जो प्रश्न हो पूछे। मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो हमारे जो साथी तिवारी जी हैं, हमारे प्रोफेसर रामा राजू हैं, या अरविंद जी हैं, और चतुर्वेदी जी हैं, ये सब मिल करके आपको और कुछ अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं पर और भी आपको जानकारी दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से यही अपनी बात समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य विचार हम सबको जानने को मिले। हमारे बीच जनरल चतुर्वेदी जी भी हैं। सर अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो। अरविंद, आई थिंक वी कैन टेक द क्वेश्चंस, उसमें अगर इंटरेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नल तिवारी जी प्लीज क्वेश्चन आंसर्स। आपका अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर कोई शंका है विषय के ऊपर तो आप लोग जरूर पूछिए।
कोई नहीं। सर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से, इनका एक क्लैरिफिकेशन ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट होते हुए किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर झा, आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का सर, आप इस पे आप ही बेहतर ढंग से बता सकते जी। राष्ट्रीय सुरक्षा जो अभी डॉक्टर झा ने बताया है, ये केवल सीमा की सुरक्षा नहीं है। सीमा की सुरक्षा तो हमारे सीमा के पर तैनात हमारी सेनाएं करती हैं और वो सक्षम हैं, सचेत हैं और पूरी तरह से सतर्क हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं ना केवल मैं कहूंगा सतर्क, सचेत और सक्षम है, वो आज के दिन में अगर आप देखें तो काफी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ लैस भी है। ये सब बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न किया है इस बच्चे ने। युवा देश का भविष्य है। युवा का बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र की सुरक्षा में। राष्ट्र की सुरक्षा में वो कैसे मदद कर सकता है? बेसिकली एक तो हर हालत में सौहार्द पूर्ण वातावरण पूरे देश में रखना, ये हर भारतीय का, जिसमें युवाओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, होना चाहिए। जब देश में शांति व्यवस्था रहेगी, सौहार्द रहेगा, आपस में मेलजोल रहेगा, तो बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। हमारे व्यवसायी अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, हमारा विकास हो सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकेगा, ब्रिजेस बन सकेंगे, रेल का कनेक्टिविटी बेटर होगी और विदेश से लोग भारत में आने के लिए हित होंगे। उन्हें मालूम पड़ेगा कि भारत में हर आदमी का एक तो स्वागत है, शांति है, सौहार्द है और सबको एक्सेप्टेंस है। दूसरी चीज जो योगदान आप लोग दे सकते हैं, अच्छी तरह से अपनी शिक्षा को ग्रहण करिए, अपने आप को काबिल बनाइए। जब आप काबिल बनेंगे तो विदेशों में, नॉट ओनली हिंदुस्तान में, तो हमेशा आप बहुत बड़ा देश के प्रति कर सकते हैं। जब आप विदेशों में जाएंगे तब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल जब आपको मालूम होगा कोविशील्ड की बहुत बड़ी हर आदमी कह रहा था कि हमको वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है, भारत में बहुत अपोजिशन एक इसको मुद्दा बनाए हुए थी। उस वक्त कोविशील्ड जो कि हम अपने देश में बना रहे थे, लेकिन एस्ट्राजेनेका की यूके की टेक्नोलॉजी थी, उन्हीं की R&D थी, उसके जो एक इसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं जिससे ये बनती है ये वैक्सीन, वो जो रॉ मटेरियल था वो USA में था। आपको काफी लोगों को याद होगा कि USA ने इसके लिए मना कर दिया। शुरू में वो चाहता था कि किसी तरह से हम अपने प्रेशर का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान से कुछ और, भारत से कुछ और चीज हासिल करें। ये हमारे ये युवा थे, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, इस तरह के जो भारत के राजदूत USA में थे, उन्होंने US गवर्नमेंट को घुटनों पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जो रॉ मटेरियल है भारत को देना पड़ेगा। और विद इन 4 और 5 डेज उनका ये निश्चय दूर हुआ। तो ये बहुत बड़ा योगदान है, ये युवाओं का योगदान है। भारत के प्रति जो उनका लगाव है, भारत के प्रति उनका जो भक्ति है, भारत के प्रति जो प्रेम है, वो बहुत बड़ी चीज है। तीसरा, जब आप देश में देश के ऊपर गर्व करेंगे, देश के सम्मान की रक्षा करेंगे, देश की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे,
वो बहुत बड़ी चीज है। अभी आप देख लीजिए, जब बालाकोट में भारत ने एक एक्शन लिया था, जब उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां हमारे सीआरपीएफ के कुछ जवानों को श्रीनगर के पास आईडी ब्लास्ट में एक बस को बर्बाद कर दिया था और हमारे काफी सीआरपीएफ के जवान उसमें बलिदानी हो गए थे। वो संदेश देने के लिए एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व, मोदी जी जैसा नेतृत्व जिसने इतना मजबूत संदेश देने के लिए ये डिसीजन लिया, सेनाओं को आदेश दिया, प्लान सेनाओं का था लेकिन उसको अप्रूव किया कि आप बालाकोट में जाके उस आतंकवादी जो वहां पे कैंप है, शिविर है, उसको बर्बाद करिए। कौन सा ने भेजी? ये जब आप मजबूत नेतृत्व को इलेक्ट करते हैं, उसको सत्ता संभाल कर उसको देश को चलाने का जब आप उनको अवसर देते हैं, तब ये, और इसके लिए कौन सबसे बड़ा जिसका योगदान है वो युवाओं का है। वह जब सही आदमी को नेतृत्व देंगे, सही आदमी को हमारे प्रतिनिधि बनाएंगे, तो देश सबसे सुरक्षित है। और इस तरह का संदेश जो पूरे विश्व में गया, जब से बालाकोट हुआ है, पूरा विश्व जानता है कि भारत एक मजबूत देश है, मजबूत निर्णय ले सकता है। और ये एक जो संदेश जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है और सारा योगदान युवाओं का है। इसके अलावा जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रतीक हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जब ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जब ये लहराया जाए तो खड़े होकर इसको सलूट करें। जब राष्ट्रीय गान गाया जाए तो खड़े होकर उसको सम्मान दें। ये जब सम्मान आप देते हो, उस राष्ट्र के प्रतीक को, अपने देश को सम्मान देना के बराबर है। और जब आप ये करेंगे तो पूरा विश्व जानेगा कि इनकी तो पहचान अलग है, ये लोग सारे ऐसे हैं, इनसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज है जो जेएनयू में हुआ, वो दोबारा नहीं हो, ये हमारे युवाओं का एक दायित्व है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी हालत में, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही का है बच्चों। सेना को सम्मान देना। एक बार जब थैंक यू सर, थैंक यू। सेना कभी देश के साथ, बल्कि कभी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, देश की सुरक्षा, देश के जो प्रतीक है उनके बारे में कभी भी सेना कभी झूठ नहीं बोलती। ये मेरा 40 वर्ष का सेना में रहने के का एक्सपीरियंस है। जब देश की सुरक्षा, संपूर्णता, अखंडता की बात आती है तो सेना देश के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं करेगी, सही बताएगी हमेशा। और जब एक बार सेना के किसी अधिकारी ने कुछ कह दिया तो किसी को भी दूसरे उसको क्वेश्चन करने नहीं चाहिए। ये हमारे युवा जो हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो राजनीतिक दल और जो कुछ अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, टीवी पे आके उनकी इतनी भर्त्सना करें, उनको बेइज्जत करें कि वो सब सही दिशा में आ जाए। ये सेना का सम्मान, ये आज से नहीं, चाणक्य के टाइम में कौटिल्य भी कह गए कि जिसने सेना का सम्मान नहीं किया वो देश बर्बाद हो गया। सेना का सम्मान बहुत बड़ी चीज है। स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व, ये दो चीजें हैं जो हमारे युवा इंश्योर कर सकते हैं। युवाओं की आज के दिन 65% जो आबादी है भारत की, जो है वो 35 साल से कम। ये युवा भारत के निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं, भारत के भविष्य को, भारत को उस पायदान पे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और कर सकते हैं। वो ऐसे लोग हैं और इसलिए इन लोगों को इंश्योर है कि सही आदमी और सही नेतृत्व को इलेक्ट करें।
वो बहुत बड़ी चीज है। तो युवाओं का योगदान हर जगह है। और इसके अलावा आप अपनी जीडीपी में एक आदमी जो रोज एक फल की टोकरी लेके सर पे और कुछ वो करता है, वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एक कुली जो रेलवे स्टेशन पे आपका सामान आपके टैक्सी स्टैंड या रिक्शा स्टैंड तक पहुंचाता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इंक्लूडिंग वो आदमी जो मंदिर और गुरुद्वारे में बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और बहन को देखभाल करने के लिए थोड़ा आपसे दान मांगता है, वह भी कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि जब भी वो पैसा खर्च करेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हर आदमी, देश की सुरक्षा हर भारतीय का कर्तव्य है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और शंका या कोई और प्रश्न? हेलो सर, क्या आप बताएंगे कि सही नेतृत्व कौन है? बच्चों को तो इतना पता नहीं, क्या आप गाइड कर पाएंगे? सही नेतृत्व मैं कहूंगा जो देश से प्रेम करे, जो देश के साथ खड़ा रहे हमेशा, और जो प्रतिष्ठा और सम्मान देश का जब उसका बात हो तो किसी भी खतरे से, किसी भी रिस्क से और मजबूत निर्णय लेने में जो सक्षम हो, वो आदमी देश का है। जो मैं बालाकोट की बात की, मैं इसको इजराइल से कंपैरिजन आपको कर दूं जरा। जो एंटेव रेट था 1976 की बात कर रहा हूं मैं, जून के करीब की, उस वक्त युगांडा के कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया था एयरक्राफ्ट को, और वो युगांडा ले गए थे और पैलेस्टीनियन की रिहाई चाहते थे। बहुत 102 जूस थे इजराइल के उस प्लेन में, और उन सबको उन्होंने बंदी बना लिया था। इजराइल की जो गवर्नमेंट थी तकरीबन ये निर्णय लेने की कि हम इनको रिहा कर देंगे। तब एरोन पेरिस जो उनके रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं सर, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है, अगर आज हमने इनका ये मांग मान ली तो कल दूसरी होगी, परसों इसका कोई अंत नहीं होगा। उन्होंने उसी वक्त कहा कि नहीं सर, हम इसका मुकाबला करेंगे। प्लान बनाया, एक कंपनी की स्ट्रेंथ एंटेव में गई, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके सारे 102 अपने जो थे उनको बचाया। युगांडा की 75% एयरफोर्स को बर्बाद किया और सारे आतंकवादियों को डिस्ट्रॉय करके वो सबको बचा के ले आए। ये एक मजबूत निर्णय लेने वाला मजबूत नेतृत्व, जब आप एक ऐसा आदमी सेलेक्ट करेंगे जो कि अच्छे निर्णय ले सकता है, देश के हित में निर्णय ले सकता है, डरे नहीं। अगर हमारे पास मुंबई में हमला होता है, 2008 की बात कर रहा हूं, जब मुंबई में हमला हुआ, हम लोगों ने जरूर रिटेलिएट करना चाहिए था। और आपने सुना होगा उस वक्त के फॉली मेजर साहब, एयर चीफ मार्शल जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा था कि हमने प्लान भी बनाया, लेकिन उस वक्त हम लोग उससे डर गए या डर तो नहीं गए कहूंगा, लेकिन वो निर्णय जो स्ट्रॉन्ग मजबूत निर्णय हम ले सकते थे, उनको एक मैसेज देने के लिए वो नहीं दिया। लेकिन 2018 अभी बालाकोट में आप देख लीजिए, आज कितना बड़ा बदलाव आया है भारत की प्रतिष्ठा में, सम्मान। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा। कोई और सवाल? Sir, how to get right way? नॉट अंडरस्टूड बेटा, किसने पूछा है? Sir, me. How to get right way? राइट वे? आई हैव Yes, नॉट sir. अंडरस्टूड। मतलब सही दिशा Sir, सही राह आपको, को कैसे चुने? सही राह तो जो देश हित में काम करेगा वो आपको सही मालूम पड़ जाएगा कि जो देश हित में काम करना है। राणा प्रताप ने कोई लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन वो सही रास्ते पे थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे। राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, ये लोग उस वक्त जब देखा जाए तो कुछ नहीं अचीव किया, लेकिन स्वतंत्रता दिलवाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और ये सब युवा थे
30, 32, 28 साल, 26 साल के बच्चे जिन्होंने भारत के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो ये सब मालूम है, जो भारत के हित में काम करेगा वो सही रास्ता है, जो सर, भारत के गांधी जी ने विकास में भारत के काम हित में करेगा काम वो किया सही था? रास्ता। सर, गांधी जी ने क्या भारत के हित में काम किया था कि नहीं किया था? नॉट अंडरस्टैंड बेटा, आपकी आवाज शायद कट रही है। क्या क्वेश्चन क्या है? am I audible? गांधी जी से कुछ रिलेटेड था सर, पूरा नहीं मालूम पड़ा। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ये था कि क्या गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए योगदान दिया था? मेरे कहने का तात्पर्य है, क्या गांधी जी ने भारत हित में काम किया था या नहीं किया था? जरूर किया था, उसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। महात्मा गांधी ने दिल लगाकर, दिलो जान से भारत के हित में काम किया था। उनका एक रास्ता अलग था, नेताजी का रास्ता अलग था। वो समझते थे कि अहिंसा से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नेताजी कहते थे कि अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ अपनी मजबूती भी दिखानी चाहिए। तो दोनों का सहयोग था। और जो अंत में हमको स्वतंत्रता मिली है, मैं इस स्वतंत्रता को बच्चों में, मेरा अपना विचार है कि स्वतंत्रता नहीं थी, हमारा पार्टीशन हुआ, सर, गांधी जो जी कि की नहीं होना हत्या चाहिए था। न्यायोचित थी। सर, गांधी जी की हत्या न्यायोचित थी। गांधी जी के, ये शायद इस विषय में नहीं है, न्यायोचित थी नहीं थी, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन गांधी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा जरूर उन्होंने योगदान दिया है, उसमें कोई शक नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर मूर्ति जी से, अगर कुछ कहना चाहें। Yeah, I would like to clarify the earlier question. What is the contribution of Gandhiji? Gandhiji's contribution is enormous, no doubt in it. He made all the country one and made the people to focus their attention to independence. But it is not the only thing that got us independence. My dear sirs, I am not giving any my opinion. Actually, the Prime Minister of England, Dr. Churchill, after war, came to India. And in Bengal, I think I got the record, everybody. Somebody asked, what is the contribution of Mahatma Gandhi in bringing India independence? His own words is minimal. His own words is minimal. That's And he said, Attlee, Prime Minister Attlee said. Attlee, that is the Prime Minister of England. Yes, sir. Yes, sir. Attlee. That time he was Attlee. Yes. And he explained that is Azad Hind Force has created an electric atmosphere in the whole of the country, and Jai Hind ka nara has become a popular to from child to all citizens. And meanwhile, taking on this, there was revolt in Navy in Mumbai and in Chittagong and several places army. And he said, we lost the confidence of Indian army. He said, we lost the confidence of Indian army, which brought them success and victory in the Second World War. So that was not given for this. I'm minimizing Gandhiji's effort, but Netaji Subhash Chandra to be, and he said, it is, I am not giving any my opinion. It is the opinion of, it is recorded there. It is Attlee's statement as Prime Minister of England when he visited. That is that these things we should be very careful in understanding, and simply we should make Gandhi very minimal, but entire nation has neglected Azad Hind Force and Netaji, who gave
independence is my birthday. You give me blood, I will give you independence. That is the leadership he has, and he sacrificed his life. That is also, and before that also several sacrifices were there. Let us not go. And I would like to advise our children, you try to understand what is good for the country, what is bad for the country, and who is working for the good of the country, who is working for जोड़ना. Whole country is integration करने के लिए, integration करने के लिए, who is working for dividing. So टुकड़े टुकड़े gang, टुकड़े टुकड़े करेंगे देश को. और openly telling these things we should understand, and we should, these forces will definitely enemies of, we should say, in the pretext of Indian Constitution and freedom of speech, they are talking anything, everything. We want to divide, we want to cut the country into pieces, and then openly telling, and they are getting a plus, and they are backed by media and some of the political parties. These things we should understand, and I don't advise you to go into politics, but you to understand, create an atmosphere among yourself, among your friends, among the society, and keeping an atmosphere, such a positive atmosphere is the real strength of the country, and supports the what army is doing. So that is to be known, which is good for the country, which is bad for the country, which Hello. that also we have to take into consideration, my dear friends, young friends. Don't go into politics, but know what is happening in the country. नीरज सर, ये हो गया लिस्ट वाला, एक लड़के का नहीं लगा है इसका आधार कार्ड। हेलो, आधार कार्ड दे दीजिए, है नहीं वो है ही नहीं चला गया। बाकी लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें। इसको लगा नहीं। Sir, I have. Hello, sir. Yeah. हेलो, Sir, हेलो, जी बताइए। sir, do you still believe in non-violence? और भी तो होंगे वहाँ। Hello. अभी लग रहा है ये क्लियर हो गया। He is Mr. Dilip Kumar. He is asking, do you still believe in non-violence? No, sir. It's a Can I take it Dev on, I'm sir? asking, sir. Can I take it? Dev Okay, Avasthi is it? Avasthi. देव अवस्थी, बेटा अहिंसा बहुत बड़ी चीज है। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। Answer. सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। Shall I answer it? सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। Yes, sir. Who is answering? I was answering, sir. I was muted. मैं देवेश आपको बता रहा हूं कि अहिंसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अगर मानव की चरित्र के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अहिंसा हमारा रोर भी है। भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी। भारत ने मानवीय मूल्यों पे बहुत ऊंची पायदान हासिल की है। भारत ने पड़ोसियों की मदद की है, जहां पे अभी आपने देखा हमारे पास भी वैक्सीन नहीं थी, लेकिन जिनको जरूरत थी वहां पे जरूर पहुंचाई है। लेकिन उसके साथ साथ आदमी को सशक्त होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। हमारी आर्म फोर्सेस इतनी सक्षम हो कि सही संदेश, अगर कोई इस अहिंसा के भाव को नहीं समझता है तो उसको जो दूसरा तरीका है उस तरीके से समझाने में सक्षम होनी चाहिए। और अगर वो किसी प्रकार का अगर निबलिंग करेगा, हमारी जो संपूर्णता और अखंडता पे थोड़ी सी भी आंच डालेगा, तो यह भी संदेश जाना चाहिए कि भारत सशक्त, सतर्क
और सचेत देश है और पूरी तरह से संपन्न है, और भारतवासी आपको इस तरह की नहीं करने देंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। हम एक जैसे हमारे भाई हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब जो लोग हैं, इनसे हम बहुत प्यार से और उससे जब जरूरत पड़े आपसी सहयोग से बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आतंकवादी हरकतें करेगा, कोई हमारी संपूर्णता अखंडता से करेगा, हमारे हिंदुस्तानियों, हमारे भारतीयों के साथ कोई किसी प्रकार का गलत कार्य करेगा, तो वो भी एक संदेश होना चाहिए कि हम सक्षम हैं तुमको जवाबी कार्रवाई करने में और जवाब देने। तो ये एक इस तरह का एक मिक्सचर होना चाहिए कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो हमारी कमजोरी नहीं है। हम इतने भी मजबूत हैं कि हम आपको सही संदेश दे सकते हैं। Professor Murthy sir, you wanted to add on something. Hello. Professor Murthy wanted to say something, sir. No, that it is clear. Actually, there is Upanishad work, ahimsa paramo dharmaha, and dharma hinsa tadevacha. This we have to, that is not taught to us. Ahimsa is good, but when it is needed to protect your dharma, dharma is a very, very subtle term. And that we should not go for non-violence, we should go for violence and cut it. That is what Rama did, Ramachandra, and that is what प्रभु Arjuna रामचंद्र ने किया सर, प्रभु कृष्ण ने किया, ने मर्यादा किया। पुरुषोत्तम राम ने भी किया, और हर जगह सर आप देख लिए हमारे वीर शिवाजी, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सब ने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। Students know this. That is my, let the students know this. Yes, sir. Ahimsa paramo dharmaha is okay. Dharma hinsa tadevacha. That is which is dharma, where to use force, that requires discrimination. Hello, good afternoon, sir. Good Am I afternoon. audible, sir? We can hear you. So my question is that why our Indian army is divided into regiments, means isn't it affecting the integrity and secularity of our country? Why it is divided on the basis of caste, race? Beta, are you Yash? Yes. Yes, sir. Yes, beta, Indian army is not at all divided. अगर आपको पूरा है तो भारत की भारतीय सेनाओं में जाके देखिए, भारत की सेना में आज भी मैंने जो रेजिमेंट कमांड की है, मुझे नहीं मालूम था कि कौन किस कास्ट का है, किस क्लास का है। हम सब एक सैनिक थे और हम सब भारतीय थे। प्लीज ये जो आप देखते हैं डोगरा रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट, जो इस तरफ आपका कुछ ये संकेत है, राजपूत रेजिमेंट, ये सब केवल नाम के लिए हैं, और इस नाम के लिए उस रेजिमेंट का, राजपूत रेजिमेंट में मुसलमान भी हैं, खेमखानीज भी हैं, राजपूत रेजिमेंट में बाकी लोग भी हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम पड़ता कि क्या है। वो सब जय बजरंगबली के नाम पर और अपनी राजपूत रेजिमेंट के नाम पर लड़ते हैं और भारत के लिए लड़ते हैं। तो प्लीज कभी ये जाने किसने आपको बताया है कि भारत से डिवाइड I was having confusion about भारतीय सेना एक, हाँ प्लीज डोंट हैव इट, भारतीय सेना में पूरा भारत बसता है। वो हनुमंत थप्पा जिसको आपको याद होगा, जब सियाचिन में बर्फ के नीचे दब गया था, वो 10 दिन तक, अरुणाचल प्रदेश का था बेचा, 10 दिन तक वो केवल सांसें लेता रहा, क्योंकि उसे मालूम था उसका सीओ जो कि तमिलनाडु से था, वो वहां बैठा हुआ था उसके लिए, और 10 दिन तक वो जब निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी। यह भारत की सेना है। तो इसमें कभी भी मत सोचना कि भारत सेना कास्ट और नहीं है। भारत की सेना में नहीं है बेटा, लेकिन यह
भारत I का have पूरा asked from many teachers भारत also, but they पूरा were भारत unable to tell. भारतीय सेनाओं में है। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Hello, sir. हाँ बोलिए। Sir, is the participation of India and Pakistan good? Is it And प्रशांत? why we are enemy of each other? प्रशांत बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टीशन तो मैंने अपने आप कहा कि नहीं होना चाहिए था। भारत अखंड भारत था और भारत रहना चाहिए था। और हम लोग टिल कुछ ऐसे तत्व थे जो कि ब्रिटिश एम्पायर में भी थे और बाकी कुछ स्वार्थी लोग भी थे भारत में, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अलग मुस्लिम ऑन रिलीजियस लाइन भारत का डिवीजन हुआ। ये बहुत, और आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान से ज्यादा हमारे भाई मुसलमान भाई भारत में बसते हैं, और जो भारत में बसते हैं वो ज्यादा खुश हैं और ज्यादा भारतीय हैं, और जो वहां पे हैं वो एक दूसरे के लड़ रहे हैं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। रिलीजियस लाइन पे भारत एक हमेशा समावेशी देश था, इसमें समरसता हमेशा थी। और मेरा बस आपसे, जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कह चुका हूं, यही है कि अच्छे नेतृत्व को सेलेक्ट करें, अच्छे कैंडिडेट को। ये जो अभी हाल में 7-8 दिन पहले 5 साल सत्ता का लोभ लेके दोबारा दूसरी पार्टी में जाते हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकालना है। इनको कभी दोबारा नहीं आने देना है। तब भारत का एक ऊपर पायदान पे चढ़ेगा। भारत में सही लोग आएंगे, नेतृत्व सही होगा, और उसके लिए प्यारे बच्चों आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपका सबसे बड़ा दायित्व है। हेलो हेलो देव अवस्थी बोलिए। यस सर। सर हम ये पूछ रहे हैं, अगर पार्टीशन नहीं होता तो हमारी कंट्री पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उस चीज के? हम भारत रहते बेटा, और क्या, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता कि जो आज हमारे पश्चिमी बॉर्डर पे जो एक हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो उसको कि भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, वो ऐसा नहीं होता। वो सब हम लोग सब साथ, हमारे बलूची भाई साथ होते, हमारे गिलगित बाल्टिस्तान में शियाज हमारे साथ होते, पाकिस्तान में जो पश्चिमी पंजाबीज हैं वो हमारे साथ होते हैं, और सब लोग हम सब मिलकर आगे बढ़ते। भारत एक बहुत प्रगतिशाली और बहुत ही सुदृढ़, मजबूत, संपन्न भारत होता। जो हमको आज वेस्टर्न बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इतनी आर्म फोर्सेस की जरूरत होती है, उतनी नहीं पड़ती। शायद इससे बहुत कम सेना से हमारा काम चल जाता। और अफगानिस्तान तो हमारा हमेशा से दोस्त, ये सब अच्छे सौहार्दपूर्ण हम लोग यहाँ पे आज रह रहे होते। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जो कि पर्सनल, प्रधानमंत्री कोई बनना चाहता था, कोई सोचता था कि मैं अगर अलग चला जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा। चक्कर में हुआ है जी बिल्कुल। और पर्सनल पॉलिटिक्स भी नहीं, राजनीति तो बहुत छोटी चीज है। पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल, आदमी अपने आप निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने ये सब किया गया। और ऑफ कोर्स ब्रिटेन, यूके का तो बहुत बड़ा योगदान था। वो नहीं चाहता था, वो समझते थे कि भारत अगर इकट्ठा रहेगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। वो चाहते थे, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था जिस तरह से भारत को स्वतंत्रता दी, वो सब सोचते थे कि भारत में 563 राज्य बन जाएंगे। सारे राजघराने जो हमारे थे वो सब अलग अलग देश बन जाएंगे। ये तो एक सरदार पटेल जैसा एक विजनरी लोह पुरुष था जिसने ये इंश्योर किया सब कुछ। कश्मीर भी अगर सरदार पटेल हैंडल कर रहे होते और इंडियन आर्मी का चीफ होता, उस वक्त आप लोगों का कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का चीफ वॉज अ ब्रिटिश फर्स्ट चीफ, जो लॉकहार्ट, रॉबर्ट लॉकहार्ट थे, वो ब्रिटिश थे। उसके बाद सेकंड सर बूचर, वो भी ब्रिटिश थे। जब
हम लोग JNK में लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो ब्रिटिश जनरल्स कर रहे थे। नहीं तो हम लोग कभी भी कश्मीर को भी नहीं विभाजित होने देते और ये सब समस्याएं ठीक हो जाती। जो ब्रिटिश ने हमको ये दिया है, हमारा स्वतंत्रता नहीं, पार्टीशन किया, तो वो केवल यह सोच के कि ये भारत जल्दी जल्दी टुकड़ों में बट जाएगा और फिर वापस हमारे पास आएंगे। उनकी मंशाएं कोई अच्छी नहीं थी। मैं पूरी तरह से उनको भी दोषी बनाता हूं इससे, ये जो प्रॉब्लम हमारे पश्चिमी सीमाएं पर करके गए हैं, इसके लिए वो भी पूरे दोषी हैं। मेरे ख्याल में आज की वार्ता यहीं पर समाप्त करने की जरूरत है। मैं अपने हेलो, हाँ, वी कैन कंक्लूड आई थिंक। मैं अपने वक्ताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से आज के विषय को हम लोगों को सरल भाषा में समझाया। और हम ये समझते हैं कि जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि यह जो सब्जेक्ट है आज का, राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके आयाम, ये अपने आप में बहुत ही व्यापक है। और सरल भाषा में हमारे जो वक्ता लोग हैं उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे श्रोताओं की बात सुन के हमारे जो नवयुवक लोग हैं और जो लोग अन्य लोग भी जो सुन रहे थे, उनके अंदर इतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा पैदा हुई होगी कि उन्हें अपनी राष्ट्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको पुनः याद आया होगा और मन में जरूर ये भावना आई होगी कि हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं अपनी बात कुछ लाइन से समाप्त करूंगा कि जब जब संकट घिरे देश पर, किसने वक्ष अड़ाए हैं, देश प्रेम की बलिवेदी पर किसने शीश चढ़ाए हैं, प्यासी धरती को श्रम जल से कौन सींचता आया है, किसने सपनों के सुमनों से भारत माँ का रूप सजाया है। यह खास तौर से ये कुछ लाइन है जो हम अपने नवयुवकों के प्रति वो करते हैं, समर्पित करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। आप धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहेंगे अपनी तरफ से, कॉलेज की तरफ से? सर, मैं सम्मानित वक्ताओं का बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं अवनीश गुप्ता, एडवोकेट, प्रबंधक, जेपी इंटर कॉलेज, एक्स एयरफोर्स पर्सनल, सभी सम्मानित प्रबंधकों को, जैसे कि यूडी चिल्ड्रंस एकेडमी, श्री कृष्णा महाविद्यालय, योग निर्माण कन्या विद्यालय, सभी के स्टाफ एवं प्रबंधक संतंत्र एवं प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी वेरी थैंक यू सर। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे, मरेंगे अपनी वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।